नमस्कार दोस्तों, कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे हिमांशु जोशी जी की कहानी फासला। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आज सुनिए फासला। माथे पर रूखे घुंघराले बाल बिखरे हैं, काली काली झाइयों से घिरी आंखों में अजीब सी रिक्तता है। पुतलियों का गहरा नीला रंग मटमैला लग रहा है कच्चा रंग, जैसे अभी अभी धुल पुछ गया है। पहाड़ से कब आए? मैं जैसे पूछने भर के लिए पूछता हूँ, मात्र औपचारिकता से। अरसा हो गया। उसके सूखे होठों पर पपड़ी सी जमी है। सामने की ओर देखकर भी लगता नहीं कि वह कहीं देख रहा है। दृष्टि जैसे शून्य पर निराधार अटक गई हो। पहले क्या करते थे? करता क्या था? काम तो कहीं मिला नहीं। कितनी जगह सिर टकराया पर हाथ कुछ आया नहीं। बरेली में किसी ने कोयले के टाल में चौकीदारी पर लगा दिया था, परंतु उन लोगों ने 2 महीने बाद निकाल दिया, चोरी का इल्जाम लगाकर, ताकि तनख्वाह न देनी पड़े। जमाना ही ऐसा आ गया है, वह हताश होकर कहता है। अब तो सरकार ने पहाड़ों में भी अनेक रोजगार खोल दिए हैं। वही कोशिश करते, कुछ ना कुछ तो हो ही जाता। मैं किंचित सोचता हुआ कहता हूँ, कहीं कहीं दिखावे के लिए कुछ खोले तो हैं, पर वहां भी उन्हीं की चलती है जिनकी थोड़ी बहुत जान पहचान हो। फिर कोई मुझे काम क्यों देने लगा? पढ़े कहाँ तक हो? 3 साल हो गए 10वीं पास किए, आगे क्यों नहीं पढ़ा? वह बड़ी मासूमियत से कहता है, पढ़ने को मन तो बहुत था, पर पढ़ता कैसे? 2 वक्त की रोटी का ही जुगाड़ नहीं था, फिर फीस कहाँ से भरता? किताबें कैसे खरीदता? उसके अलावा एक मुसीबत और थी। घर में मैं ही था ऐसा जो कुछ कमा सकता था। मैं पढ़ने चला जाता तो औरों का क्या होता? कौन कौन है घर में? मैं पूछता हूँ। पिताजी को गुजरे 7-8 साल हो गए। भाई बहन छोटे छोटे हैं। माँ बीमार रहती है। मुझसे बड़ी एक बहन थी, पिछले साल उसने नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली। क्यों की आत्महत्या? मैं अचरज से चौंक कर पूछता हूँ। उसके ससुराल वाले कसाई निकले, बिना बात उसे तंग करते थे, मारते पीटते थे। दिन भर काम कराने के बाद भी भरपेट खाना नहीं देते थे। तुम लोगों ने ऐसा न करने के लिए उनसे कभी कहा नहीं? पिताजी तो रहे नहीं, हम छोटे छोटे, हमारी सुनता ही कौन? उन्हें किसी का डर ही होता तो ऐसा जानवरों जैसा व्यवहार करते? वह ठंडी सांस भरता हुआ कहता है। वातावरण तनिक बोझिल होने लगा है, असह्य। मेरी निगाहें उसके धूल से सने खुरदुरे पांवों पर अटक जाती हैं। भूरे रंग की टूटी हवाई चप्पल जगह जगह से सिली हुई है। आगे का टुकड़ा टूटकर अलग होने को तैयार है। दिल्ली में कब से हो? इस चैत में 2 साल पूरे हो जाएंगे। रहते कहाँ हो? यहीं पास ही नेताजी नगर में दूर के रिश्ते के एक मामा है बीएसएफ में। उनके बरामदे में सिर छिपा लेता हूँ। बच्चे उनके पहाड़ में ही रहते हैं, इसलिए चौके बर्तन का काम कर देता हूँ। इसके एवज में 2 वक्त की रोटियां मिल जाती हैं। लगता है वे भी अब मुझसे तंग आ गए हैं। परसों कहते थे घर से भतीजा आने वाला है, इसलिए कहीं अपना बंदोबस्त कर लो। नौकरी के लिए कहीं कोशिश तो की होगी? मैं होगी पर अधिक जोर देता हुआ पूछता हूँ। कोशिश करते करते तो अब थक गया हूँ। सचमुच वह रोने को हो जाता है। कभी कभी तो मन करता है कि रेल के इंजन के नीचे सिर दे दूं, पर जैसे ही घर का ख्याल आता है कांप कांप उठता हूं। मुझ पर ही उन्होंने सारी उम्मीदें लगा रखी हैं। मुझे कुछ हो गया तो वे सब क्या करेंगे? उसकी बुझी बुझी निस्तेज आंखों के कोर भीग जाते हैं। मैं पत्नी से चाय के लिए कहता हूँ, साथ में कुछ खाने के लिए भी। चिड़िया की तरह वह प्लेट में से चुपचाप दाल मोठ और तली हुई नमकीन मूंगफली के दाने बीनने लगता है। सिर झुकाए, निगाहें नीची किए,
उसके रूखे हाथ की सूखी पतली अंगुलियां कांप सी रही हैं। बड़ी उम्मीद से आया हूं आपके पास। आपके अलावा हमारी तरफ का और है भी कौन? माथा ऊपर उठाकर वह मेरी ओर देखता है। मैं उसे तरह तरह से आश्वासन देता हूं कि कहीं कुछ बन सका तो अवश्य कोशिश करूंगा। वह कभी कभी आता जाता रहे। उसकी निगाह में कहीं कोई जगह हो तो मुझे सूचित करे। मैं अपनी ओर से भरसक प्रयत्न करूंगा। इसके कुछ ही दिन बाद सुबह सुबह कोई दरवाजा खटखटाता है। द्वार खोलकर देखता हूं, उसका बीएसएफ में काम करने वाला रिश्तेदार सामने खड़ा है। कह रहा है, सदानंद का रिंग रोड के चौराहे पर एक्सीडेंट हो गया है। सफदरजंग अस्पताल में अभी अभी ऑपरेशन होना है। आप चल सके तो थोड़ा धीरज रहेगा। आपकी कुछ जान पहचान तो होगी ही। सुबह का अखबार परे पटक कर झटपट कपड़े संभालता हुआ मैं वैसा ही बदहवास सा बाहर निकल पड़ता हूं। उसकी हालत सचमुच बहुत नाजुक लगती है। चेहरा एकदम सफेद, ठंडा, सारे शरीर में पट्टियां। सामने स्टैंड पर ग्लूकोज की बोतल लटक रही है। मौत से पूरे 6 घंटे तक संघर्ष करने के बाद डॉक्टर उसे बचा पाने में किसी तरह सफल हो जाते हैं। लगभग 2-2.5 महीने वह अस्पताल में रहा। 2-4 बार फोन से मैं उसके हाल समाचार मालूम करता रहा। उसकी बदकिस्मती पर सोचता रहा। इसे कहते हैं भाग्य। जब कर्म करने लायक स्थिति में ही काम नहीं मिल पाया तो अब कैसे करेगा गुजारा। कुछ महीनों बाद बैसाखियों पर झूलता हुआ वह फिर मेरे घर आता है। मेरे सामने खड़ा हो जाता है, प्रश्नवाचक चिन्ह की तरह। क्या हाल है अब? मैं उसकी ओर देख नहीं पाता। सब ठीक है, वह मुस्कुराता हुआ कहता है। कहाँ रह रहे हो आजकल? यहीं पास ही कृष्णनगर में। कहता कहता वह सहसा चुप हो जाता है। मैं भी चुप उसकी ओर देखता रहता हूं। कुछ ही क्षणों में सन्नाटा सा छा जाता है। दुर्भेद्य। उसे तोड़ता हुआ पूछता हूं, एक्सीडेंट हुआ कैसे था? ट्रक से। ट्रक वाला पकड़ा नहीं गया? नहीं। वह कुछ सोचता हुआ आगे कहता है, उसी ने तो मुझे अस्पताल तक पहुंचाया था। वास्तव में उसका कोई कसूर नहीं था। तो फिर? मैं ही पहिए के नीचे आ गया था, जानबूझकर। क्यों? क्यों? मरता क्या न करता। जब कहीं जीने का कोई किनारा नहीं दिखा तो मैंने यही रास्ता चुन लिया। मरने का? जी नहीं, जीने का। वह बोला, अपंग लोगों को सरकारी नौकरी में रियायत मिलती है ना। देखिए, पिछले महीने से मैं काम पर लग गया हूं। मुझे एक ऑफिस में नौकरी मिल गई है। यदि यह पांव साबुत होता तो शायद अब तक भूखा मर रहा होता या मर चुका होता। अपने कटे पांव की ओर देखता हुआ वह ठहाका लगाकर हंस पड़ता है। मुझे लगता है वह हंस नहीं रहा, बल्कि दहाड़ मारकर रो रहा है। जीवन में एक ऐसी स्थिति भी तो आती है जब इन दोनों के बीच कहीं कोई फासला नहीं रह जाता। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं।